बाज़ाहिर पुरसुकून और खामोश, ये समंदर हमेशा ऐसा नहीं रहता। अगर ये भिपड़ जाए तो सब कुछ तहस नहस कर सकता है। तारीख ये भयानक मंजर देख चुकी है। एक ऐसा मंजर जिसमें 2.5 लाख जिंदगियां देखते ही देखते लुकमाए अजल बन गई। 40,000 लोग लापता हो गए। 17,40,000 आशियाने उजड़ गए। उस रोज कयामत जैसा मंजर था। छब्बीस दिसंबर 2004, क्रिसमस का अगला रोज, इतवार का दिन। नए साल की तैयारियां की जा रही थीं। इंडोनेशिया के मुख्तलिफ साहिलों पर एक मेले जैसा समा था। लोग बड़ी तादाद में अपने प्यारों के साथ मौजूद थे। कारोबार रोजमर्रा की तरह जारी और सारी था। कोई नहीं जानता था अगले लम्हे क्या होने वाला है। सुबह 7:59 इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा के साहिल की जमीन थरथराने लगी। बीच पर मौजूद लोग घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बाज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन भूचाल समंदर के बीच मचा था। ये 9.1 शिद्दत का खतरनाक जलजला था जो बहरे हिंद के अंदर से उठा था। इंडोनेशिया का जजीरा सुमात्रा जलजले का मरकज था। समंदर की तह में जमीन की एक सतह खिसक चुकी थी। जमीन के ऊपर 600 मील चौड़ी चट्टान में दरार आ गई। फौरी तौर पर तो इसके असरात जाहिर ना हुए, लेकिन ये खामोशी और सुकून बस कुछ ही देर का था। ठीक 30 मिनट बाद ताकतवर समंदरी लहरों में हलचल शुरू हो गई। शुमाली सुमात्रा और इंडिया के जजीरे निकोबार पर असरात नुमाया हुए। 2 घंटे में समंदरी लहरें जनूबी इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड के साहिलों से टकरा गईं, लेकिन इनकी असल शिद्दत दुनिया ने 7 घंटे बाद देखी। यानी 3:59 पर समंदर में एक गैर मामूली हरकत पैदा हुई। एक ऐसी हरकत जिसने लोगों की तशवीश बढ़ा दी। समंदर अपनी सतह से कई 100 मीटर पीछे हट गया और इतना पीछे चला गया कि साहिल से बहुत दूर हो गया। कई मकामात पर तो समंदर की तह तक दिखने लगी। ये मंजर 14 मुमालिक के साहिल पर एक साथ देखा जा रहा था। इनमें से थाईलैंड का एक फुकेट बीच भी था, जहां 10 साल की एक लड़की टिली स्मिथ मौजूद थी। वो अपने माँ बाप के साथ छुट्टी मनाने फुकेट पहुंची थी। उसने जब देखा कि पानी पीछे की तरफ जा रहा है तो उसे कुछ याद आया कि किस तरह उसे ज्योग्राफी की टीचर ने सुनामी से आगाह किया था। इसे समझाया गया था कि जब सुनामी आता है समंदर कैसे हरकत करता है। वहाँ लोग अभी परेशान ही खड़े थे कि इसने फौरन अपने माँ बाप को ये बात बताई। इसकी बात को संजीदगी से लिया गया। साहिल पर मीरठ होटल के स्टाफ और अमले ने तेजी से अमल शुरू किया। फुकेट बीच को फौरी तौर पर खाली करवाया गया। लेकिन अब जरा चलते हैं इंडोनेशिया के दीगर साहिली इलाकों की जानिब। समंदर की बिखरी लहरें तेजी से साहिल की तरफ बढ़ रही हैं। इन लहरों की ऊंचाई लगभग 9 मीटर यानी 30 फीट के करीब है। तूफानी मौजें 500 मील फी घंटा की रफ्तार से चल पड़ी हैं। इस खौफनाक शक्ल का नाम है सुनामी। लोग इस आफत को समझ ही ना पाए। सामने से आती लहरों को देखते रहे। ऐसा लग रहा था कि सोच समझ माऊफ हो गई हो, लेकिन जब लहरें सर पर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। तेज रफ्तार तूफानी लहरें तमाम रुकावटें तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थीं। रास्ते में कायम घर, होटल्स, दुकानें मलबे का ढेर बनते जा रहे थे। गाड़ियां, बस्तियां, सामान तेज रफ्तार लहरों के साथ बहता चला जा रहा था। हर जानिब एक चीखो पुकार और आहो बका थी। लेकिन ये आवाजें बस कुछ ही देर की थीं और फिर समंदर की गहराई में हमेशा के लिए दफन हो गई। दुनिया तारीख के बहुत बड़े डिजास्टर का नजारा कर रही थी। न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया, रेडियो सब तबाही दिखा और बता रहे थे।
It was triggered by a massive 8.3 earthquake. Now the death toll is rising close to 100 deaths, and officials expect that things will get worse. More than 11,000 people are now thought to have been killed in southern Asia after an undersea earthquake sent enormous waves rolling across the Indian Ocean. Biggest in the world for 40 years. Waves up to 10 meters high engulfed the coasts of many countries. समंदर के बीच ये जलजला तारीख का 5वां सबसे बड़ा जलजला था। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे इसे 1990 के बाद पहली तारीखी तबाही करार दे चुका था। ये तूफानी मौजें आमतौर पर तो 100 मील से दूर नहीं जाती थीं, लेकिन अब 6000 मील दूर सोमालिया के साहिल तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कोई ताकत इस पानी को ढकेल रही हो। महज चंद घंटों में सब कुछ तहस नहस हो चुका था। कितनी अमवात हुई, कितने लोग लापता हुए, कितने घर तबाह हुए, किसी को कुछ पता ना था। फौरी तौर पर इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। लोग सोचने पर मजबूर थे कि श्रीलंका, थाईलैंड और हिंदुस्तान में तबाही का ये आलम है, तो जहां सुनामी फूटा है यानी सुमात्रा का आलम क्या होगा। भारतीय जजीरे अंडमान और निकोबार पर 3.5 लाख की आबादी का कुछ अता पता न था। गांव के गांव समंदरी पानी में डूब चुके थे। सयाहती मकामात, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और माहीगीरी के मैदान मलबा बन चुके थे। इन लम्हात में दूसरा मुश्किल तरीन काम था रेस्क्यू ऑपरेशन। तबाहशुदा इलाकों तक रसाई गोया जुए शीर लाने के मुतरादिफ थी। टूटी सड़कें, मलबे का ढेर, जगह जगह कीचड़, मुतासिरा मकाम तक जाएं तो कैसे। कुछ इलाके साहिली पट्टी से काफी दूर थे, जहां फौरी पहुंचना मुमकिन न था। दुनिया तो ये डिजास्टर देख ही रही थी, लेकिन रेस्क्यू टीम्स के लिए भी ये टेस्ट केस था। मदद के लिए बहरी जहाज भी मौजूद थे और हेलीकॉप्टर्स भी, मगर दुनिया की बेहतरीन रेस्क्यू टीमें सर थामे खड़ी थीं। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि शुरू कहां से करें, क्योंकि तहद्दे निगाह तबाही ही तबाही थी। जितने लोग जख्मों से चूर थे, उतने ही खुराक की किल्लत का शिकार। बर वक्त तबाहशुदा इलाकों तक रसाई ना हो सकी। यही वजह बनी कि अमवात बढ़ती चली गई। एक ही रोज में मरने वालों की तादाद हजारों में चली गई। लम्हा ब लम्हा डेथ टोल बढ़ रहा था। दो रोज तक पानी 15 साहिली इलाकों में तबाही फैलाता रहा। दुनिया को अभी तबाही का ठीक तरह से अंदाजा ही नहीं था। अब हलाकतें 50,000 के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन असल खौफनाक मंजर तो सुनामी के तीसरे रोज सामने आया, जब समंदर का पानी उतर गया। मंगल यानी तबाही का तीसरा रोज इमदादी टीमें मुतासिरा इलाकों तक पहुंचने लगी और हलाकतों की गिनती शुरू होने लगी। रेस्क्यू एहलकार थकने लगे, लेकिन गिनती खत्म ना हुई। सड़कों पर लाशों का ढेर लगा था। अब लोग सुनामी को भूल चुके थे, सिर्फ लाशें गिनने में लगे थे। सुमात्रा में 15,000, श्रीलंका में 35,000, भारत में 16,000 से जायद, थाईलैंड में 8,000 से जायद रेस्क्यू टीमें लाशें गिनती चली गईं। ये नंबर सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों में तब्दील हो गए। दुनिया सुनामी को हिरोशिमा की तबाही से ज्यादा बड़ी तबाही जान रही थी। तबाही के मनाजिर वहां मौजूद लोगों के अलावा टीवी स्क्रीन्स पर देखे जा रहे थे। कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा था, तो कोई माँ दूध पीते बच्चे की तलाश में भटक रही थी। हर कोई अपने भाई, बहन, बेटे, शौहर या माँ की तलाश में हवास बाख्ता जमीन टटोल रहा था। गोया कयामत का मंजर। लेकिन कयामत गुजर चुकी थी। अब इसके आसार बाकी थे और सिर्फ प्यारों की तलाश जारी थी। यूसिनार, ये वो खातून हैं जो सुनामी के बेरहम मौजों से बच गईं, लेकिन इनका दूध पीता इकलौता बच्चा जालिम लहरें अपने साथ ले गईं। इस हौलनाक दिन की मंजरकशी करते हुए यह आबदीदा हैं, बताती हैं कि उस रोज वो अपने शौहर और बच्चे के साथ घर से निकली। इन्हें बताया गया कि पानी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा है। वो पहाड़ की जानिब भागी, लेकिन लहरें बहुत तेज थीं। यूसिनार के हाथ से उनका बच्चा निकल गया और तूफानी मौजों में कहीं खो गया। शौहर भी पानी के बहाव से न जाने किस तरफ चला गया। वो समझी शायद कयामत आ गई है। ना भी आती तो इसके लिए कयामत ही थी। इकलौता बच्चा जा चुका था। शौहर भी आंखों से ओझल था। 10 दिन,
10 दिन तक इसे ये मालूम न था कि उसका शौहर कहाँ है, लेकिन फिर अचानक किसी ने इतला दी कि तुम्हारा शौहर फलां जगह है, वो जिंदा है। ये कहानी अकेले यूसेनार की नहीं, ऐसे सैकड़ों खानदान आज तक अपने प्यारों की तलाश में हैं। कमोबेश 44,000 लोग आज तक लापता हैं। कहाँ हैं? समंदर इन्हें कहाँ ले गया? कुछ नहीं पता, बस वो लोग अब याद बनकर रह गए। यकीनन सुनामी एक कुदरती आफत है और हर मुल्क में इसकी पेशगी इतला देने का निज़ाम मुयस्सर नहीं। अलबत्ता ये समझने की ज़रूरत है कि सुनामी बनता कैसे है और किन साहिली पट्टियों की ज़ेरे ज़मीन चट्टानें ज़्यादा खतरनाक हैं। डुएचे वैले पर मौजूद जियोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक ये बात अमूमी है। समंदर के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में जब हरकत पैदा होती है तो इससे ज़ेरे समंदर ज़लज़ला आता है। ज़ेरे आब ये अचानक हरकत पानी में हलचल पैदा कर देती है। लहरों का एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। इन लहरों की बुलंदी अक्सर होती तो कम है, लेकिन इंतहाई तेज 800 किलोमीटर फी घंटा तक की स्पीड से सफर शुरू करती हैं और कुछ ही देर में सैकड़ों मील का सफर तय कर जाती हैं। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रेक्टर स्केल पर 6.5 से बड़े ज़लज़ले सुनामी बनाते हैं। सिस्मोग्राफ नामी डिवाइस रेक्टर स्केल पर 1 से 10 तक की शिद्दत के ज़लज़लों का दर्जा बताती है। 1 शिद्दत वाले ज़लज़ले आम होते हैं, जबकि 10 शिद्दत का ज़लज़ला बहुत कम आता है, लेकिन ये ज़लज़ला तबाहकुन हो सकता है। इंडोनेशिया के समंदर में ज़लज़ले की शिद्दत 9.1 थी। बाज़ मरतबा ज़ेरे समंदर आतिश फ़िशां फटने और लैंडस्लाइडिंग से भी ज़लज़ला पैदा हो जाता है। रिंग ऑफ फायर, ये पैसिफिक ओशन में वो इलाका है जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद होती हैं। अक्सर व बेशतर इन प्लेट्स के अतराफ आतिश फ़िशां पैदा होता है। सुनामी आमतौर पर इसके करीब तरीन इलाकों में आते हैं। अमरीकी इदारे नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक में सुनामी प्रोग्राम के मुताबिक पिछली सदी में आने वाले सुनामियों में से तकरीबन 80% इन इलाकों में आए। तबाहकुन ज़लज़लों की जद में 2004 के इंडोनेशिया का 9.1 का ज़लज़ला है। इसी तरह 2011 में जापान के होंशो साहिल पर 9.0 का ज़लज़ला आया, जबकि अटलांटिक ओशन, कैरिबियन सी, बहीरा रोम और इंडियन ओशन पर सुनामी आ चुका है। इस तमाम तर मालूमात के बावजूद ये जानना तकरीबन नामुमकिन है कि सुनामी कब और कहां टकराएगा। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट प्रोफेसर रॉबर्ट वेज भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ज़लज़ला कब, कहां, कितनी गहराई में आ सकता है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसकी इंडिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। समंदर के पानी का अचानक सतह से दूर चले जाना, एक अजीब व गरीब जहाज़ जैसी आवाज़ का पैदा होना, परिंदों का तेज़ी से उड़कर साहिल से दूर चले जाना, इन तमाम इशारों पर नज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है। दुनिया ने जो खौफनाक मंजर अपनी आंख से देख लिया, इसके असर आज तक नुमाया है। व्यूअर्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।